बारे में, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची में क्या क्या बताया गया है, और जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो अनुसूची है वो हमें बताती है भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, यानी कि इंडिया और उसका राज्यों का क्षेत्र कहाँ तक है, यानी भारत का क्षेत्र यानी कि भारत की टेरिटरी कहाँ तक है उसके बारे में बताती है। जैसे कि हमने अनुच्छेद 1 देखा था, अनुच्छेद 2 देखा था, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, ऐसे ही दूसरी अनुसूची हमें क्या बताती है, दूसरी अनुसूची बताती है हमें सैलरी, वेतन एवं भत्तों के बारे में, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनको वेतन एवं भत्ता कितना मिलेगा इसके बारे में बताती है। और जो तीसरी अनुसूची है वो हमें बताती है इनकी शपथ के बारे में, यानी कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, इनकी शपथ कैसे दिलाई जाएगी इसके बारे में बताती है। और जो चौथी अनुसूची है वो हमें दूसरी और तीसरी अनुसूची में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि वहां पर लगता है कि सैलरी सैलरी कौन सी बता रही है और जो शपथ के बारे में कौन सी बता रही है, ज्यादातर कन्फ्यूजन इसमें ही रहता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक तैयार की है जिसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम जॉब के लिए देखते हैं, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ सैलरी कितनी मिलेगी वहां पर, यानी जैसे ही हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो सबसे पहले क्या बात करते हैं कि सैलरी कितनी दी जाएगी हमें। तो इससे क्या आप कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा सिली है लेकिन याद कैसे रख सकते हैं इसे, क्योंकि दूसरी नंबर पर क्या आ रहा है, सैलरी। दूसरी अनुसूची क्या बता रही है हमें, सैलरी के बारे में बता रही है। और तीसरी क्या कह रही है, शपथ, जो शपथ है वो कैसे ली जाएगी। भाई पहले सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद ही तो वहां पर जाके भर्ती होंगे, तब जाके वहां पर क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो आप ऐसे इसे दूसरी को याद रख सकते हैं, आशा करता हूँ अब आप इसे नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची क्या बताती है हमें, चौथी अनुसूची बताती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जो राज्यों को राज्यसभा की सीटें दी जाती है वो किस प्रकार दी जाएंगी। जैसे क्वेश्चन बन भी जाता है कि जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, या किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाता है, या किसी राज्य की जो सीमा को बढ़ाया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो किस अनुसूची में परिवर्तन करना होगा। तो पहली अनुसूची क्यों राज्य भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बता रही थी, और जो चौथी अनुसूची थी, चौथी अनुसूची क्या बता रही, राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो उसके लिए भी तो राज्यसभा में सीटें दी जाएंगी। तो चौथी अनुसूची, पहली और चौथी अनुसूची में उस तरह चेंज करना होता है। अब जो पांचवी अनुसूची है वो बताती है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, उनमें किस प्रकार प्रशासन किया जाएगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में बताती है, यानी कि जो ट्राइबल्स एरिया होते हैं उनके बारे में, उनके प्रशासन के बारे में बताती है। फिर आते हैं छठी अनुसूची पर। छठी अनुसूची हमें बताती है कि जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो 4 राज्य हैं, उनके जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार प्रशासन किया जाएगा, यानी जनजातीय जो क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी वाले क्षेत्र होते हैं, उनका जो प्रशासन है वो अलग तरीके से किया जाता है, तो उसके बारे में बताती है। यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और जो मिजोरम है उसमें किस प्रकार प्रशासन किया जाएगा। याद रखने के लिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एटीएम में मनी नहीं है, ATM, यानी कि ATMM, एटीएम में मनी नहीं है। मनी नहीं है मतलब मणिपुर नहीं है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। तो छठी अनुसूची भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बता रही है, लेकिन केवल 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बता रही है। अब आते हैं सातवीं अनुसूची पर। तो सातवीं अनुसूची क्या बताती है हमें, सातवीं अनुसूची जैसा कि मैंने कई बार रिपीट भी किया है अपने वीडियोज में, लास्ट वीडियो में बताया भी है, सातवीं अनुसूची में क्या किया गया था, शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को संघ सूची में शक्तियां दी गई हैं, राज्य सरकार को राज्य सूची में शक्तियां दी गई हैं, ऐसी समवर्ती सूची जिसमें दोनों को केंद्र और राज्यों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो यानी कि शक्तियों के विभाजन के बारे में बताती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसके बारे में बताती है। अब आते हैं आठवीं अनुसूची पर। जो आठवीं अनुसूची है वो बताती है कि कौन सी भाषाएं भारतीय राज्य की, यानी भारतीय कौन सी भाषा इसमें शामिल है, यानी कि वर्तमान समय में इसमें कितनी भाषा शामिल है। वर्तमान समय में इसमें 22 भाषा शामिल है आठवीं अनुसूची में, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी भाषा शामिल थी, इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी। और यहाँ याद रखने के लिए कंफ्यूजन, क्योंकि अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। कई बार पूछ लेगा ये एग्जाम में क्वेश्चन कि अंग्रेजी भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषा है या नहीं, तो अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया अंग्रेजी को। अब आते हैं नौवीं अनुसूची। तो जो नौवीं अनुसूची है वो लैंड रिफॉर्म से संबंधित थी। लैंड रिफॉर्म मतलब जो कानून बनते थे, जो संपत्ति के लिए कानून बनाए जाते थे,
उनको 9वीं अनुसूची में या उसमें जो डाल दिया जाता था, लेकिन उसे अब क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है, इसलिए उसके बारे में पढ़ा नहीं जाता है। अब आते हैं 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। याद है मैंने बताया था शुरुआत में कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तब केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में जब जरूरत पड़ने के हिसाब से कुछ अनुसूचियां खत्म भी कर दी गई और कुछ अनुसूचियां जोड़ दी भी गई। तो जैसे 10वीं है, 10वीं बताती है हमें दल बदल, यानी कि जैसे कोई नेता किसी पार्टी में शामिल होकर विधायक बन के गया या सांसद बन के गया, लेकिन जैसे ही वहां पे गया उसने दूसरी पार्टी में मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है तो उस पार्टी से बदलकर दूसरी पार्टी में चला गया, तो उससे क्या हो जाए, उससे क्या बोलते हैं, दल बदल, यानी कहते तो दल बदलू, यानी कि जैसे कोई कांग्रेस का मेंबर किसी बीजेपी की पार्टी में चला जाए तो उनके बारे में बताया गया कि अगर कोई ऐसे मेंबर करता है, ऐसे कोई सदस्य करता है, कोई विधायक या सांसद कोई ऐसे करता है तो उसकी क्या कर दी जाएगी, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। कब जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 52वां। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं 5 × 2 कितने हो गए? 10। 10वीं अनुसूची 1985। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के बारे में बताती है, यानी जो हमारे ग्राम पंचायत का संविधान में प्रोविजन किया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में। तब वहां पर 29 विषय शामिल किए गए थे 11वीं अनुसूची में, यानी कि ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। अब आते हैं 12वीं अनुसूची, यानी कि लास्ट अनुसूची भी है, उसमें बताया गया नगर पंचायतों के बारे में, जिसमें 18 विषय हैं और जिसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया था। यानी कि कब किया गया था 74वां संविधान संशोधन? 1992 में। और कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और किसके बारे में बताती है? नगर पंचायत। अब चलो दोबारा से रिकॉल करते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पहली अनुसूची बता रहे थे भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बता रही थी। दूसरी अनुसूची है वो हमें बताती है वेतन एवं भत्तों के बारे में, यानी कि जो सैलरी कितनी दी जाएगी। फिर बताती है शपथ के बारे में, यानी कि उनको शपथ कैसे दिलाई जाएगी। फिर जो चौथी अनुसूची है वो हमें बता रही थी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, यानी कि जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका आवंटन राज्यों को कैसे किया जाएगा। फिर जो 5वीं अनुसूची थी वो हमें बता रही थी कि जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा, यानी कि पूरे भारत के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे किया जाएगा। फिर आए थे हम 6वीं अनुसूची पे। 6वीं अनुसूची में बता रही थी 4 राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उसके जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे करना है। फिर हमने देखी थी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बता रही थी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो वो हमने देखा था। फिर आए थे हम 8वीं अनुसूची पे। 8 अनुसूची बताता है भारतीय राज्य की कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया, तो इसमें अब तक 22 भाषाओं को शामिल कर लिया गया, जिसमें हमने देखा था अंग्रेजी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। और फिर हमने देखा था 9वीं अनुसूची जिसे निरस्त कर दिया गया है। फिर आए थे हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमें बताती है दल बदल कानून के बारे में, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आए थे हम 11वीं अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची हमें बता रही थी ग्राम पंचायतों के बारे में, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर हमने देखा था 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची क्या बता रही थी हमें? 12वीं अनुसूची बता रही थी नगर पंचायतों के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अनुसूची का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।